चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, वो भी पीआईबी से। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हम पीआईबी के समाचार का, खबरों का विश्लेषण करेंगे प्रीलिम्स के लिए और साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जिसमें एक में डेंगू के टीके के लिए वैक्सीन जो भारत सरकार द्वारा फर्स्ट टाइम अप्रूव की गई है, उसके संबंध में ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भारत ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु सहयोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ है। यहाँ पे लिखा है असैन्य। असैन्य का मतलब है कि उसका उपयोग सैनिक पर्पस के लिए ना करके शांतिपूर्ण पर्पस के लिए किया जाएगा। जो भी यूरेनियम या जो भी नाभिकीय पदार्थ ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिए जाएंगे। शांतिपूर्ण उपयोग से मतलब है जैसे बिजली का उत्पादन। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये इमेज भी लगी हुई है। 9 जुलाई 2026 को मेलबर्न में आयोजित तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। दोनों देशों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सहयोग, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम सामने आए। तो इसमें देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु सहयोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया का समझौते के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देना था। ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में किया गया। देखिए इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट इतना है कि अभी असैन्य परमाणु समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में हुआ है। और असैन्य का मतलब क्या होता है, और दूसरा है कि जब भी असैन्य परमाणु समझौता होता है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, वहाँ पे जाके जांच कर सकती है कि क्या वास्तव में असैन्य उपयोग के लिए जो नाभिकीय पदार्थ है उनका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है कि ये समझौता किस तरह से भारत के नाभिकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये परमाणु ऊर्जा मिशन का पूरक है। क्यों? क्योंकि 2047 तक भारत सरकार का लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है 100 गीगावाट मतलब परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करना, जो लगभग अभी 8 या 8.5 गीगावाट के आसपास है। तो सबसे पहले हो गया कि अगर ये परमाणु समझौता होता है, असैन्य परमाणु समझौता, तो भारत की जो 2047 तक भारत का 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है न्यूक्लियर से, वो पूरा होते हुए दिखेगा। दूसरा इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट था शांति बिल का वर्णन किया गया है। शांति, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि शांति बिल क्या है। तो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। शांति बिल का अभी तक क्या होता था कि अभी तक जो परमाणु क्षेत्र था वो पूर्ण रूप से सरकारी उसको कंट्रोल करती थी, सरकारी एजेंसीज उसको कंट्रोल करती थी। लेकिन शांति बिल के द्वारा परमाणु क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बात किया गया है। तो शांति बिल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके संबंध में कुछ वर्णन किया गया था। अब देखते हैं कि कुछ वर्ड्स इसमें और इम्पॉर्टेंट थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही एक शब्द आया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसका उद्देश्य 300 मेगावाट तक के बिजली उत्पन्न करने वाले रिएक्टर्स की स्थापना करना है। ये बहुत कॉम्पैक्ट रिएक्टर होंगे और इसमें 2033 तक कम से कम 5 रिएक्टर्स बनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। कुछ पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट थे, आइए देखते हैं। कलपक्कम में भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को पहला क्रिटिकलिटी प्राप्त की है, जो भारत के अपने 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत को चिन्हित करता है। आपको पता होगा कि भारत का परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में तो अभी हो ही रहा है यूरेनियम 235 का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन। दूसरा वाला जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है
और तीसरे में थोरियम के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें कुछ शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर ध्यान लगाते हैं। आइए, जैसे पहला शब्द है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते क्या है। यहाँ पे लिखा है फास्ट ब्रीडर मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना, रिएक्टर मतलब रिएक्टर। अभी प्रोटोटाइप बना है कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ? तमिलनाडु। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या फास्ट है? न्यूट्रॉन्स की गति फास्ट है। तो अगर मैं पूछूं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या फास्ट है, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन्स की गति फास्ट है। अब न्यूट्रॉन्स की गति फास्ट कब होगी? जब आप इसमें मॉडरेटर उपयोग नहीं करेंगे। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर क्या होता है? जो मॉडरेट कर देगा। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम कर देना गति को। जो न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करने के लिए, मध्यम करने के लिए हम एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसे मॉडरेटर्स कहा जाता है। जैसे कैडमियम की रॉड हो गई या कुछ और एलिमेंट्स हो गए। लेकिन ध्यान रखना है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में किसी भी तरह के न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करने का प्रयास नहीं किया जाता है। वह अपनी स्पीड में फास्ट तरीके से मूव करता है। अब बात है कि इसको ब्रीड, किस चीज़ की ब्रीडिंग हो रही है, क्या चीज़ बन रहा है यहाँ, तो देखते हैं। अब हमने पढ़ा जैसे ये रिएक्टर है, तो रिएक्टर के कोर में हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड। मैं इसे UPO लिख देती हूँ। तो कोर में क्या है? यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड है। लेकिन इसके चारों तरफ क्या होता है? एक ब्लैंकेट लगा दिया जाता है, एक चारों तरफ से आवरण होता है जो कि किस चीज़ से कवर्ड होता है? यूरेनियम 238 से। अब आपको पता होगा यूरेनियम 238 स्वयं विखंडित नहीं होता, स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन फर्टाइल होता है। क्या होता है? फर्टाइल मटेरियल होता है। फर्टाइल मटेरियल का मतलब है कि उर्वरक होता है, उपजाऊ होता है, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती उसकी कि खुद से बिजली का उत्पादन कर सके या संलयन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सके। तो कोर में है आपका यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड, और इसके चारों तरफ एक आवरण कर दिया जाता है यूरेनियम 238 का। अब यहाँ जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो क्या करेंगे? ब्लैंकेट में भी हिट करेंगे और यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर देंगे फर्टाइल मटेरियल में। तो लिखा है ब्लैंकेट होता है एक्टिव कोर सराउंडेड बाय यूरेनियम 238 फर्टाइल मटेरियल होता है। याद रखेंगे फर्टाइल और फिजाइल मटेरियल में क्या अंतर है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जो उपजाऊ है परंतु उसको उन पदार्थों में फिजाइल मटेरियल में बदलने में टाइम लगेगा। फास्ट न्यूट्रॉन्स मैंने आपको बता दिया है, जब यूरेनियम 238 की ब्लैंकेट को हिट करते हैं तो वो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और प्लूटोनियम 239 इतना ज़्यादा मात्रा में बनता है कि जो यहाँ पे आपने कोर में फ्यूल रखा है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए बोला जाता है जो सेकेंड स्टेज के रिएक्टर्स होंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, वो ज़्यादा ब्रीड करेंगे। जितना फ्यूल वो यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फ्यूल फर्टाइल मटेरियल से ऐसे मटेरियल्स को कन्वर्ट करेंगे जो कि ईंधन के रूप में उपयोग होंगे, जैसे प्लूटोनियम 239। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और साथ में इसमें जैसे आपको पता होगा कि हैवी वाटर, भारी जल का उपयोग कूलेंट के लिए उपयोग किया जाता है सामान्य रिएक्टर्स में, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में ध्यान रखना है लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है कूलेंट के फॉर्म में शीतलन करने के लिए। साथ में इसमें एक शब्द और पढ़ा था कि जो कलपक्कम आपका रिएक्टर है, कलपक्कम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर लिया है। अभी क्रिटिकलिटी क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा क्रिटिकल पॉइंट, बहुत सारी जगह पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट, बोलते नहीं क्रिटिकल पॉइंट पे चीज़ें पहुंच चुकी है, मतलब एक ऐसा बिंदु जहां बहुत क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं कि अवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसे क्रिटिकलिटी बोलते हैं।
लेकिन इस केस में क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि ऐसी स्टेज जहाँ पर इतने न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन्स इतने क्रिएट हो रहे हैं कि जो चेन है सिस्टम के अंदर, रिएक्टर्स के अंदर, वो सेल्फ सस्टेन हो जाए। तो लिखा है सेल्फ सस्टेनिंग स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इनसाइड अ रिएक्टर को। दैट मीन्स इतने न्यूट्रॉन्स का निर्माण हो रहा है कि वो अगली चेन को कंटिन्यू कर सके। जैसे पहले एक बार 2 न्यूट्रॉन्स बन गए, फिर 4 बन गए, फिर 6 बन गए। आपने पढ़ा होगा ना, हीट होते रहते हैं और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स निर्मित होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ अगली वाली स्टेज में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, जो आगे की रिएक्शन को खुद से खुद सस्टेन कर दे, वो क्रिटिकलिटी कहलाती है। अब इसको जो मापा जाता है इफ़ेक्टिव न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के द्वारा नापा जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे पहली स्थिति में कितने न्यूट्रॉन्स बने थे और दूसरी स्थिति में कितने न्यूट्रॉन्स बने थे, उन दोनों का अनुपात। अब आप दिमाग लगाइए, क्रिटिकल स्टेज अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जितना न्यूट्रॉन्स यहाँ बन रहे हैं और उतने न्यूट्रॉन्स यहाँ बन रहे हैं। सपोज़ यहाँ 1 बना और यहाँ पर भी 1 बन रहा है, दैट मीन्स बैलेंस्ड बनी हुई है चेन में। लेकिन अगर सुपर क्रिटिकल हो गया, सुपर क्रिटिकल का मतलब है कि आने वाली जो अगला स्टेज है वो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। पर सब क्रिटिकल में क्या होगा कि पहली वाली चेन में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट चेन। इससे क्या होगा, जो चेन होगी रिएक्टर में वो सही से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। इस तरह से हमने कन्वेंशनल टॉपिक से कुछ नए टर्म्स को देखा एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक में हमने देखा कि क्रिटिकलिटी क्या होती है और साथ में हमने पढ़ा कि किस तरह से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को हम फास्ट क्यों बोलते हैं और क्या कारण है कि इसके शब्द के साथ ब्रीडर शब्द जुड़ा हुआ है, और किस तरह से कल्पक्कम में क्रिटिकल वाला स्टेज को प्राप्त किया है। साथ में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे टॉपिक्स को भी देख लिया। एक छोटी सी खबर वीडियो के लास्ट में, प्रिया जीएस एकेडमी लेकर आ रहा है आपके लिए पीआईबी की खबरों को हिंदी में। बहुत कम चैनल्स हैं हिंदी में माध्यम के लिए जिसमें हिंदी में पीआईबी का विश्लेषण होगा। देखिए, मैं कोशिश करूँगी अपने स्तर पर कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा विश्लेषण लेकर आते रहूँ, साथ में कन्वेंशनल टॉपिक्स को भी अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो में।